बिस्मिल्लाह करते हैं कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम। इसके अंदर हम लोग डीएनएस के कॉन्सेप्ट्स को, डीएनएस के कंपोनेंट्स को, डीएनएस के प्रोसेस को, इसके इंस्टॉलेशन वगैरह जो हम लोग वो इसके अंदर देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। सबसे पहले कि डीएनएस होता क्या, डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ती है, डीएनएस की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली इट रिजॉल्व द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम। के डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपने किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को, किसी रिलेटिव को अगर आप लोगों ने कॉल करनी हो तो आप क्या करते हो कि आप अपने मोबाइल का इंडेक्स खोलते हो या फ़ोन बुक खोलते हो। आप फ़ोन बुक से फॉर एग्जाम्पल अगर उसका नाम आसिफ, आप ए वाले इंडेक्स पे आते हो, ए सेलेक्ट करते हो और आसिफ को सेलेक्ट करके आप सेंड कर देते हो कॉल मिलाने के लिए। तो आसिफ के पास कॉल चल जाती है। बाबर को कॉल करनी है, बी वाले सेक्शन के अंदर आके बाबर को सेलेक्ट करके आप सेंड करते हो। अब आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे दोस्त यार हैं, जानने वाले हैं। आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सबके जो है वो फ़ोन नंबर बैक वक्त आप याद रख सकें। तो उसके लिए क्या किया कि आप लोगों ने फ़ोन बुक बना ली भी, आप लोगों ने इंडेक्स बना लिया, कैटलॉग मेंटेन कर लिया। सिमिलरली घरों के अंदर भी हम लोगों के पास टेलीफोन डायरेक्टरी होते हैं कि डायरी के ऊपर हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों के, जानने वालों के, रिलेटिव वगैरह के, दोस्त यारों के हम लोगों ने नंबर लिखे होते हैं। तो डीएनएस बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। वाइड नेटवर्क के अंदर जितनी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी हमारे आईपी एड्रेस की बेस पे होती है, लेकिन आईपी याद रखना पॉसिबल नहीं है। बीइंग ए ह्यूमन हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारे के सारे आईपी जो है याद रखें। एक ऐसा सिस्टम जो कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करे और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करे या इनकी एसोसिएशन बनाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोगों ने अगर डाइवो का नंबर मालूम करना है, आप लोगों ने राहत के वीज़ा का नंबर मालूम करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी मशहूर प्लेस का आप लोगों ने नंबर मालूम करना है, तो आप फोन अपना जो ट्रेडिशनल टेलीफोन है आपका पीटीसीएल का, आप क्या करते हो, 17 लाते हो या 1236 लाते हो, फोन करके कहते हो कि ये डाइवो टर्मिनल का नंबर दे दें, वो आपको बता देते हैं कि ये डाइवो टर्मिनल, आप कहते हो कि कादर यूनिवर्सिटी का नंबर चाहिए, फ़ौरन देख के आपको बता देते हैं। तो डीएनएस भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। ये आप लोगों के नेटवर्क के अंदर आप लोगों के सर्च को जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देते हैं। नेटवर्क के अंदर जो क्यूरी होती है किसी भी क्लाइंट को, सबसे पहले उसके लोकल डीएनएस सर्वर के पास आती है, देन डीएनएस सर्वर जो है उस क्यूरी को जो है ना फिर आगे वो करता है, उसका रिस्पॉन्स करता है। वो क्यूरी आप लोगों की आइटरेटिव भी हो सकती है, वो क्यूरी आप लोगों की रिकर्सिव भी हो सकती है। अभी आइटरेटिव क्या होता है, रिकर्सिव क्या होता है, कमिंग स्लाइड में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। यह डीएनएस का कॉन्सेप्ट क्या है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को जो है वो डोमेन नेम के अंदर जो है वो रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली हम लोग याद रख सकें। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट.com, hotmail.com, yahoo.com, msn.com, ये याद रखना हमारे लिए जो है ना ईजी है एज कम्पेयर टू मैं। अब माइक्रोसॉफ्ट.com बेसिकली चल किस पर, एक आईपी एड्रेस पर चल। अब मुझे नहीं याद कि माइक्रोसॉफ्ट.com का क्या आईपी है, हॉटमेल का क्या आईपी है, याहू का क्या आईपी है। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि मेरे आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में या डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन डीएनएस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा डीएनएस को समझने से पहले, डीएनएस को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग जो है ना पहले थोड़ा सा डीएनएस के आर्किटेक्चर को समझ लें कि डीएनएस काम करता कैसे। पूरी दुनिया का इंटरनेट, पूरी दुनिया का इंटरनेट जिस जगह पर आके सेंट्रलाइज होता है ना, पूरी दुनिया का इंटरनेट जिस जगह पर आके सेंट्रलाइज होता है उसको बोलते हैं रूट डोमेन। उसको क्या बोलते हैं, रूट डोमेन। उस रूट के अंडर जो है 13 फेमस टीएलडीज हैं। टीएलडी स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। उस रूट के अंदर जो है 13 टीएलडी है, इन्हें टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन के अंदर कमर्शियल पर्पजेज के लिए कॉम के नाम से है, एजुकेशन पर्पजेज के लिए ईडीयू के नाम से है, मिलिट्री पर्पजेज के लिए एमएलटी के नाम से है, ऑर्गेनाइजेशन पर्पजेज के लिए ओआरजी के नाम से है। ठीक है, इस तरह प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है नेट के नाम से, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ओआरजी के नाम से। प्लस इसके अलावा हर कंट्री की अपनी एक जो है ना डोमेन है। पाकिस्तान के लिए पीके के नाम से है, यूनाइटेड किंगडम के लिए यूके के नाम से है। हर मुल्क की अपनी एक, यानी 243 मुल्कों की अपनी अपनी वो डोमेन, वो है टीएल टॉप लेवल डोमेन है। प्लस इसके अलावा 13 जो है आप लोगों के आम फेमस जो है कॉमन डोमेन है, लाइक कॉम है, ईडीयू है, एमएलटी है, ओआरजी है, नेट है, इस तरह से। ठीक है, इन टीएलडीज के नीचे जो है फिर है एसएलडीज, सेकेंडरी लेवल डोमेन। सेकेंडरी लेवल डोमेन लाइक आप लोगों की याहू होगी, हॉटमेल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, एमएसएन होगी, ये सारी की सारी के एसएलडीज हैं। एक और स्लाइड के अंदर जो है इसी चीज़ को थोड़ा फर्दर डिटेल से यहाँ पर एलाबोरेट किया होगा, लाइक आप लोगों से वो चीज़ भी मैं शेयर कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बताया हुआ है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट जिस जगह पर आगे सेंट्रलाइज हो रहा है, जिस जगह पे आगे इकट्ठा हो रहा है, वो क्या रूट डोमेन है। रूट के अंदर जो होते हैं आप लोगों के टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन के अंदर जो आप लोगों के सेकेंडरी लेवल डोमेन है, और सेकेंडरी लेवल डोमेन के अंदर जो आप लोगों के फिर सब डोमेन आप लोग चलो।
थोड़ा सा बोर्ड पे जरा कंसंट्रेट करें, बोर्ड पे जो है ना मैं आप लोगों को डिटेल में इसको समझा देता हूँ। आप लोगों ने बताया कि पूरी दुनिया के इंटरनेट जिस जगह पे आके सेंट्रलाइज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं रूट। और रूट के अंदर जो है ईएलडी है, ईएलडी स्टैंड फॉर टॉप लेवल डोमेन। कमर्शियल पर्पसेस के लिए कॉम के नाम से, एजुकेशन पर्पसेस के लिए वीडियो के नाम से, मिलिट्री पर्पसेस के लिए एमएलजी के नाम से, इस तरह ओआरजी है, नेट है, ठीक है। और हर कंपनी हर कंट्री की अपनी है, लाइक पीके के नाम से, यूके के नाम से एंड सो ऑन। अच्छा, इन ईएलडीज के नीचे जो है एसएलडीज, एसएलडी स्टैंड फॉर सेकेंडरी लेवल डोमेन। सेकेंडरी लेवल डोमेन के अंदर एमएसएन है, याहू है, हॉटमेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। ये किसके अंदर है? ये इन टॉप लेवल के अंदर। मिसाल के तौर पर सिस्कॉम, सिस्कॉम में जो है ना वो कनेक्शन लिया हुआ है इंटरनेट का बॉल से या ब्रेन से, ठीक है। अब ब्रेन या बॉल एक सेकेंडरी लेवल डोमेन, ठीक है। सपोज मैंने ब्रेन डॉट नेट वालों से लिया हुआ है या बॉल डॉट नेट वालों से लिया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे सिस्कॉम का सेटअप है। अब ये सिस्कॉम का सेटअप है, सिस्कॉम के प्रीमिसेस के अंदर सिस्कॉम का अपना एक डीएनएस सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्लाइंट कंप्यूटर है। इस क्लाइंट पे एक यूजर बैठा हुआ, उस यूजर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है www.padhai.com। उसने वेबसाइट खोली padhai.com या urdu.com, उसने कोई भी साइट खोली, उसने वर्डप्रेस सबसे पहले उसके लोकल डीएनएस सर्वर पे पास है। अपने डीएनएस से पूछेगा आप एक padhai.com की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लोकल डीएनएस अपने पास चेक करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अगर उसके पास होगी तो उसको रिटर्न कर देगा। अगर उसके पास नहीं होगी तो वो कहेगा कि नहीं मेरे पास नहीं है, वो अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। उसका अपस्ट्रीम सर्वर जो है ब्रेन में लिया हुआ है, कौन सा आपने कनेक्शन लिया है? ब्रेन वाले से लिया। अब ब्रेन वाला जो है अपने डीएनएस के उसमें देखेगा, डेटाबेस में देखेगा हाँ पर हाई.com की कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है, देखेगा पर हाई.com की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा, नेट की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। नेट जो अपने डीएनएस सर्वर से क्वेरी करेगा, पूछेगा हाँ जी पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, नहीं पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन, वो क्या करेगा रूट को रीडायरेक्ट कर देगा, रूट को कह देगा आपने ना पढ़ाई का पेज ओवर डाल के पढ़ाई को देखेगा, रूट देखेगा, पढ़ाई के साथ तो कॉम लगेगा, वो कहेगा कि डेफिनेटली इसकी इन्फॉर्मेशन कॉम के पास होगी, वो कॉम की तरफ इस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर देगा। अब कॉम में तो देखेगा, वो कहेगा कि हाँ पढ़ाई डॉट कॉम मेरी चाहिए है ना, वो यहाँ से इसका पेज उठाएगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी रूट को दे देगा, रूट एक कॉपी उसके अपने पास रखेगा, एक कॉपी नेट को दे देगा, नेट एक कॉपी अपने पास रखेगा, वापस ब्रेन को दे देगा, ब्रेन जो है सिस्टम को जो है दोबारा वापस कर देगा, ठीक है। अब इस क्लाइंट के पास इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने पर पढ़ाई.com के जो आईपी एड्रेस है 10.1.50.90, तो इसमें उसको आईपी एड्रेस है, ये इसका आईपी एड्रेस है। अब नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर बाद एक और स्टूडेंट ने क्वेरी की पढ़ाई.com, अभी पूरे का पूरा पाथ किसी के फॉरवर्ड नहीं होगा, बल्कि उससे क्वेरी करके ये यहीं से निकाल के दे देगा अपने कैश में से कि हाँ ये पढ़ाई.com की इन्फॉर्मेशन, ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस पे तुम्हारे रिसोर्सेज होंगे। तो ये किस तरीके से जाना आप लोगों डीएनएस काम करता है, डीएनएस का ये मकसद होता है। इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। आप लोग जो अपने अपने देखोगे ना तो रूट हिंट का नाम लिखा होगा, तो रूट डोमेन, रूट हिंट ये एक ही चीज है। पूरी दुनिया का इंटरनेट जिस जगह जाके सेंट्रलाइज हो रहा है उसको बोलते हैं रूट। रूट के अंदर आते हैं टॉप लेवल डोमेन, जिसमें 13 फेमस है, लाइक कमर्शियल के लिए कॉम के नाम से, एप्लीकेशन के लिए वीडियो के नाम से, नेट के नाम से ओआरजी, एमएलटी प्लस हर कंट्री की होती है। और उनकी एलडीज के नीचे में एसएलडीज है, सेकेंडरी लेवल डोमेन लाइक एमएसएन, याहू, हॉटमेल वगैरह। और उनके नीचे में आप लोगों के थर्ड पार्टी को भी आप लोगों के डोमेन लाइक ईएसएल के नाम से, सिस्कॉम के नाम से, एचईसी के नाम से, फर्म के नाम से, पीएम के नाम से, किसी भी नाम से आप लोग डोमेन को रजिस्टर करवा दें। ये डीएनएस आर्किटेक्चर है, इसी के साथ डीएनएस काम करता है। अच्छा ये जो मैंने आपको बताया ना कि अपने पास रखेगा, ये सिर्फ जस्ट डीएनएस कैशे, अगर कैशे कंप्यूटर की होगी ना, कैशे की इन्फॉर्मेशन रखेगा। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैशे का, डीएनएस की सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखेगा। दूसरी यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सी का, ठीक है। जिन लोगों ने तो ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट को वो प्रॉक्सी के लिए यूज कर रहे हैं, इंटरनेट शेयर करने के लिए उन्होंने कोई सर्वर लगाया, लाइक स्पीड लगाया हुआ है या आइजल लगाया हुआ है, टीएमजी लगाया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि जब एक मैंने गूगल.com या याहू.com की उसने क्वेरी की है तो
पहली मरतबा नेट से लेके आएगा, दूसरी मरतबा जो है वो अपने कैशे में रख लेगा, कोई और यूजर रिक्वेस्ट करेगा वो कैशे में सिर्फ आगे पेज करेगा। हम लोग समझते हैं कि बड़ी अच्छी स्पीड आ रही है, हालांकि वो लोकली उसको सर्व कर रहा होता है। तो जब भी कोई साइट बनती है, जब भी कोई डीएनएस का रिकॉर्ड हम लोग डालते हैं या कोई कंटेंट हम लोग अपलोड करते हैं, तो साइट का कंटेंट्स का एक चीज होती है उसको बोलते हैं टीटीएल, टाइम टू लिव। उनको टाइम टू लिव का मतलब है कि कितनी देर के लिए वो कंटेंट या वो ऑब्जेक्ट जो है वैलिड है। और कैशे भी इसी तरीके से काम करती है, तो उसका भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है कि ये जो कैशे का रिकॉर्ड है ये 28 सेकंड के लिए वैलिड है, या 28 दिन के लिए वैलिड है, या 28 घंटे के लिए वैलिड है। ठीक, डिपेंड्स ऑन के कंटेंट के नेचर को। खैर वो अभी उस डिस्कशन में जा रहा है कि अगर पेज पूरे का पूरा अपने पास रखना, इसका मकसद ये है कि प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है। यहाँ हमारे केस में प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे डीएनएस की कैशे है। आज हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, डीएनएस। तो डीएनएस को कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें डीएनएस की थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, डीएनएस होता क्या है, डीएनएस काम कैसे करता है। ठीक है, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर। काम क्या इसका, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस को जो है वो डोमेन नेम के अंदर जो है रिजॉल्व करता है। ये हमारे नेटवर्क के अंदर जो है हमारे सर्च को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है। हमारे कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट करता है, सबसे पहले लोकल डीएनएस के पास जाती है। देन लोकल डीएनएस जो है उसको देखता है कि मेरी डेटाबेस में इसका रिकॉर्ड है, होगा तो ठीक है, नहीं तो वो अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देता है या उसको रीडायरेक्ट कर देता है। अच्छा, जब आप लोगों ने अब डीएनएस सर्वर लगाना है, आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने डिसाइड ये करना है कि डीएनएस आप लोगों ने कौन सा लगाना है। आप लोगों ने जो है वो प्राइमरी डीएनएस सर्वर आप लोगों ने लगाना, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर आप लोगों ने लगाना, प्राइमरी डीएनएस सर्वर लगाना, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर लगाना, फॉरवर्डर डीएनएस सर्वर लगाना, ये कैशे वाले डीएनएस। ये आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ जो इसके अंदर स्लाइड के अंदर नहीं होगी। कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर मकसद ये है कि इसके पास डेटाबेस की मास्टर कॉपी होती है, जो सबसे पहला डीएनएस सर्वर हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर लगाते हैं। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जिसके पास उसकी डिटो कॉपी होती है, जिसके पास उसकी फोटो कॉपी होती है, एग्जैक्टली उसी उन्हीं तमाम रिकॉर्ड का उन्हीं डेटाबेस के डुप्लीकेशन उसके पास होती है, उसकी फोटो कॉपी उसके पास होती है। प्राइमरी की मुआवनत के लिए हम लोग जो है वो सेकेंडरी लगा लेते हैं। लोड बैलेंस के लिए या फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हम लोग लगाते हैं कि अगर सपोज प्राइमरी फोर्थ हो जाए, प्राइमरी खत्म हो जाए, तो हम लोगों के पास सारे रिकॉर्ड से पड़े हो। ठीक है, सेकेंडरी, फिर ये सेकेंडरी बनता कैसे, अभी कमिंग डिस्कशन के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को भी देखेंगे। पहला प्राइमरी डीएनएस सर्वर, दूसरा सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, तीसरा कैशे ओनली डीएनएस सर्वर। जब डीएनएस के रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अब उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैशे ओनली डीएनएस सर्वर जो हम लोग अपने पास कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स को जो है वो कंटेन करता है, वो अपने पास होस्ट करता है। जो अपने रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है नहीं, उनके रिकॉर्ड्स की कैशे अपने पास रखता है। वो नेम रेजोल्यूशन नहीं करता, सिर्फ जो है रिकॉर्ड कैरी करता है, उसको बोलते हैं कैशे ओनली डीएनएस सर्वर। देन उसके बाद है फॉरवर्डर डीएनएस। फॉरवर्डर डीएनएस क्या करता है, उसके पास कोई भी क्वेरी आती है ना, वो चुप करके आंखें बंद करके अपने से ऊपर वाले अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, रीडायरेक्ट करता है। कोई भी क्वेरी है वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं देखना, वो ऊपर कहता है हाँ भी तुम बताओगे ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का फॉरवर्डर डीएनएस का, यानी डीएनएस का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता लग गया कि डीएनएस होता क्या। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के अंदर रिजॉल्व करता है। कैशे ओनली डीएनएस का मतलब है जो नेम रेजोल्यूशन नहीं करता, बल्कि जिसके पास जो है एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स वगैरह, जब जो रिकॉर्ड्स की कैशे होती है। ये आप लोगों को मैंने टॉप लेवल डोमेन, रूट डोमेन का, सेकेंडरी लेवल डोमेन का, सब डोमेन का आप लोगों ने बता दिया। लाइक इस एग्जांपल के अंदर उसका जो है वो एक सर्वर है जिसका FQDN है, फुली क्वालिफाइड डोमेन है server1.sales.south.contoso.com। ठीक है, देखा कॉम TLD है, उसके अंदर कॉन्टोसो है, कॉन्टोसो के अंदर साउथ है, साउथ के अंदर फिर सेल है, फिर सेल के अंदर वो सर्वर लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने उसको जो है बताया होगा। अच्छा, अब जब हम लोगों ने डिसाइड ये कर लिया कि हम लोगों ने डीएनएस सर्वर हम लोगों ने लगाना है, प्राइमरी डीएनएस सर्वर लगाना है या सेकेंडरी डीएनएस सर्वर लगाना है हम लोगों ने, तो जब डीएनएस सर्वर लगाते हुए उसके जो सबसे पहली चीज़ हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं वो उसके अंदर होता है डीएनएस के अंदर जोन फाइल कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, जोन होता क्या चीज़ है, बेसिकली डेटाबेस जिस जगह पर डीएनएस के अंदर जाकर स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं जोन। ठीक है, अब जोन जो है वो आप लोगों के दो तरह के होते हैं, एक होता है आप लोगों का फॉरवर्ड लुकअप जोन और एक होता है आप लोगों का रिवर्स लुकअप जोन। एक होता है आप लोगों का फॉरवर्ड लुकअप जोन और एक होता है आप लोगों का रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं डोमेन नेम तो आईपी जो नेम रेजोल्यूशन होती है उसके रिकॉर्ड जो है फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर होते हैं। और अगर कोई रिवर्स क्यूरी करता है, मतलब कि कोई आईपी एड्रेस लिख देता है अपने ब्राउजर के अंदर, Microsoft.com लिखने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट का आईपी एड्रेस लिख देता है, या Google.com लिखने के बजाय गूगल का आईपी लिख देता है,
तो ये क्या, ये उसकी जो है इस तरह के जो रिकॉर्ड होंगे वो रिवर्स लुकअप जोन के अंदर उसके जाकर स्टोर होंगे। ठीक है, जो सीधा नेम टू आईपी जो मैपिंग होती है वो रिकॉर्ड्स कहाँ पड़े होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर। और आईपी टू नेम जो मैपिंग होती है वो रिकॉर्ड्स कहाँ पे पड़े होते हैं आप लोगों के, रिवर्स लुकअप जोन के अंदर आप लोग पड़े होते हैं। अच्छा, जब आप लोग फॉरवर्ड लुकअप जोन कन्फिगर करते हो या रिवर्स लुकअप जोन कन्फिगर करते हो, कोई एक भी करते हो, तो फर्दर उसके अंदर फिर तीन ऑप्शन आती हैं कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन बनाना है, या स्टैंडर्ड सेकेंडरी जोन बनाना है, या आप लोगों ने स्टब जोन बनाना है। प्राइमरी जोन बनाना है, सेकेंडरी जोन बनाना है, या आप लोगों ने स्टब जोन बनाना है। अच्छा, 2003 के अंदर चार ऑप्शन आया करती थी, वो पूछा करता था प्राइमरी जोन बनाना है, सेकेंडरी जोन बनाना है, स्टब जोन बनाना है, या एक्टिव डायरेक्टरी जोन बनाना है। जबकि 2008 के अंदर उन्होंने ये, अगर आप डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ये काम कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही गेट कर लेता है खुद इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप लोगों के एक्टिव डायरेक्टरी के पार्टीशन के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक पार्टीशन डीएनएस की भी होती है। अगर हम ऐसी मशीन पर डीएनएस सर्वर कन्फिगर कर रहे हो कि जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी भी है, तो उसको बाय डिफॉल्ट वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। अब वो ज्यादा अलग से एक ऑप्शन के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें नहीं दिया हुआ, बल्कि बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन के अंदर जो उसका डेटा डीएनएस का जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही जाकर स्टोर होता है, यानी उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। अच्छा, फिर हम लोग जब कोई जोन बना लेते हैं तो हर जोन के अंदर फिर रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं। सबसे पहले तो डिसाइड ये किया कि हम लोगों ने डीएनएस कौन सा लगाना है। हम लोगों ने प्राइमरी डीएनएस सर्वर लगाना है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर लगाना है, फॉरवर्ड डीएनएस सर्वर लगाना है, या कैश ओनली डीएनएस लगाना है। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें जोन कौन सा बनाना, फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाना है या रिवर्स लुकअप जोन बनाना। फॉरवर्ड के अंदर स्टैंडर्ड प्राइमरी बनाना, स्टैंडर्ड सेकेंडरी बनाना है, या स्टब जोन बनाना है, या एक्टिव इंटीग्रेटेड जोन बनाना। फिर उस जोन के अंदर फिर आरआर होते हैं, आरआर स्टैंड्स फॉर रिसोर्स रिकॉर्ड। अब रिसोर्स रिकॉर्ड में आप लोगों के कई तरह के हो सकते हैं। लाइक आप लोगों का एक होस्ट ए रिकॉर्ड हो सकता है। होस्ट एक रिकॉर्ड का मतलब है कि आप नेटवर्क के अंदर कोई भी सर्वर लगाओगे, कोई भी आप लोगों ने वेब सर्वर लगाया, कोई आपने फाइल सर्वर लगाया, कोई आप लोगों ने डीएफएस लगाया, कोई प्रिंट सर्वर लगाया, उसका जो हम लोग आईपी की एंट्री करते हैं डीएनएस में जाकर खुद से, उसको हम लोग होस्ट ए रिकॉर्ड भी कहते हैं, ए रिकॉर्ड भी कहते हैं, होस्ट ए भी रिकॉर्ड भी कहते हैं, सिंपल रिकॉर्ड भी कहते हैं। यानी तीनों उसी के नाम है, सिंपल रिकॉर्ड भी उसी का नाम है, होस्ट रिकॉर्ड भी उसी को कहते हैं, ए रिकॉर्ड भी उसी को कहते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे जिसने एग्जांपल दी है HQDC01, हेड क्वार्टर DC01 जो है इसका IP 10.0.0.11। ठीक है, एलियस, एलियस बोलते हैं निक नेम की एंट्री को। ठीक है, एलियस का मतलब होता है कि आपने निक नेम, आपने मिसाल के तौर पे एक डेटा बेस का आप लोगों का सर्वर है जिसका नाम है इंटरनेट सर्वर डॉट कॉन्टोसो डॉट कॉम। आप चाह रहे हो इतना लंबा आपने एड्रेस ब्राउजर में नहीं लिखना, आप जस्ट FTP लिखो और इस जगह तक पहुंच जाए, यानी उसका आप शॉर्टकट बनाना चाह रहे हो, उसका आप निक नेम क्रिएट करना चाह रहे हो। तो निक नेम की जो एंट्रियां होंगी वो आप लोगों के कहाँ पे होंगी, एलियस के अंदर होंगी या सी नेम रिकॉर्ड के अंदर होंगी। उसको एलियस भी बोलते हैं, सी नेम रिकॉर्ड, यानी सी नेम के अंदर एलियस की एंट्रीज होती हैं। देन अगर आप लोगों ने अपना मेल सर्वर लगाया, आप लोगों ने एक्सचेंज सर्वर लगाया, तो एक्सचेंज सर्वर के केस के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग MX रिकॉर्ड। उसको क्या कहते हैं, MX रिकॉर्ड। ये बताता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर मेल सर्वर कौन कौन सा। फिर उसके बाद एक हम लोगों का होता है NS रिकॉर्ड। NS रिकॉर्ड स्टैंड फॉर नेम सर्वर रिकॉर्ड। ये बताता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर टोटल कितने DNS सर्वर लगे हों, नेटवर्क के अंदर कौन कौन सा सर्वर DNS के तौर पे एक्ट कर रहा है, कौन कौन सा सर्वर DNS के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये कौन सा रिकॉर्ड बताता है, NS रिकॉर्ड बताता है। इसके अलावा MX रिकॉर्ड मेल सर्वर के बारे में बताता है, सी नेम के अंदर निक नेम की एंट्री होती है, कैनोनिकल नेम इसको बोलते हैं। और इसके अलावा होस्ट रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड या सिंपल रिकॉर्ड के आम जो भी हम लोग एंट्री करते हैं वो इसमें होती है। प्लस इसके अलावा एक होता है PTR रिकॉर्ड। जो रिवर्स लुकअप जोन की जो एंट्रीज होती है वो स्टोर कहाँ पे होती है, PTR रिकॉर्ड के अंदर होती है। एक इसके अलावा होता है SOA रिकॉर्ड। SOA रिकॉर्ड स्टैंड्स फॉर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। इसके अलावा फिर एक होता है हम लोगों का सर्विस रिकॉर्ड। खैर यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दी हुई, तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी कि जो यहाँ पे नहीं दी हुई तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ साथ वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया उन्होंने कि SOA स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड जो है ये उस जगह पे बनता है जो आप लोगों का प्राइमरी DNS सर्वर होता है जिसने नेम रेजोल्यूशन करनी होती है। जो नेम रेजोल्यूशन करने वाला सर्वर होता है उसको, उसके ऊपर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड बनता है। जो आप लोगों का कैशे, आप लोगों का सर्वर होता है कैशे ओनली DNS सर्वर, उसके ऊपर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड नहीं बनता। होस्ट ए रिकॉर्ड का मतलब है कोई FTP सर्वर लगाया, फाइल सर्वर लगाया, प्रिंट सर्वर लगाया, उसकी एंट्री हम लोग होस्ट ए रिकॉर्ड में डालेंगे। सी नेम के अंदर हम लोग बजाय डेटाबेस सर्वर का पूरा नाम लिखने के बजाय जो FTP लिखे वो खुल जाए, वो सी नेम के अंदर। मेल सर्वर जब भी लगाएंगे MX रिकॉर्ड में उसकी एंट्री करेंगे। किसी पर्टिकुलर सर्विस के बारे में हम लोगों ने एंट्री करनी है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी की LDAPs की सर्विस को हम लोगों ने पब्लिश करना है, या एक्सचेंज की ऑटो डिस्कवर की सर्विस को पब्लिश करना है, या FTP के ऊपर किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर किसी चीज़ को पब्लिश करना है, या आप लोगों ने SMTP की सर्विस को पब्लिश करना है। पर्टिकुलर सर्विस को पब्लिश करने के लिए जो रिकॉर्ड एंटर करते हैं वो सर्विस रिकॉर्ड में करते हैं। NS रिकॉर्ड जो है ये हमें जो है बताता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन सा सर्वर जो है नेम सर्वर के तौर पे, DNS सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा है।
IPv6 की जो एंट्री है वो टेट्रा ए रिकॉर्ड के अंदर होती है। इसके अलावा PTR पॉइंटर रिकॉर्ड, यानी इसके अंदर जो आप लोगों के रिवर्स लुकअप जोन की एंट्रीज जो है वो इसके अंदर होती है। अच्छा, डीएनएस के अपने इस डिस्कशन को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को जो है डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करने के बारे में बताता हूँ कि डीएनएस सर्वर जो है बेसिकली हम लोग जो है इंस्टॉल करते कैसे, ठीक है, डीएनएस का रोल हम लोग ऐड कैसे करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके ऊपर, मैं अगर आप लोग कहते हैं तो आप इसको अनइंस्टॉल करके फिर इसको दोबारा से इंस्टॉल आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। डीएनएस का रोल जब भी आप लोगों ने ऐड करना है, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, आप लोग आओगे सर्वर मैनेजर के अंदर आओगे, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, यहाँ से सर्वर मैनेजर के अंदर आ जाए आप, ठीक है। या दूसरी सूरत ये है कि आप लोगों के स्टार्ट के बिल्कुल साथ जो आइकन बना होगा आप लोग इस पर क्लिक करें, सर्वर मैनेजर पर क्लिक करें, यहाँ से आप लोग सर्वर मैनेजर को खोल लोगे। सर्वर मैनेजर को खोलने के बाद यहाँ से आप लोग रोल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप ऐड रोल पे क्लिक करोगे। ऐड रोल पे क्लिक करोगे और आपके पास 17 रोल जो आपको डिस्प्ले कराएगा उसके अंदर से आप लोगों ने डीएनएस के चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें, ठीक है। आपने बस इसको सिलेक्ट करना, ओके ओके नेक्स्ट कर दो। हमारे पास क्यों इंस्टॉल दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पे है, ठीक है, इस वजह से ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, जब भी आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर इसको आप लोग कहाँ से करोगे, उसके लिए आप स्टार्ट के अंदर आओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आओगे और यहाँ से आप लोग डीएनएस पे क्लिक करोगे। डीएनएस पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं, मैं यहाँ से जो है ना चीज़ों को डिलीट करके आप लोगों को नए सिरे से बना के दिखा देता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि जी पहले से कॉन्फ़िगर हुआ था। अच्छा, बाद बात ये होगा कि आप लोग जो है डीएनएस को खोलोगे तो उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। इससे आपने परेशान नहीं होना, आप सिंपल डीएनएस में राइट क्लिक करके कनेक्ट टू डीएनएस सर्वर पर क्लिक करोगे और दिस कंप्यूटर या लोकल कंप्यूटर कर दोगे, ठीक है। ये आप लोगों का इस तरीके से डीसी दिखाना शुरू कर देगा। अभी DC02 जो है वो हम लोगों के उसको हम लोग डीएनएस सर्वर भी बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करोगे और न्यू जोन पे क्लिक करोगे। फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करके न्यू जोन पे क्लिक करोगे, आप लोगों के पास एक स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन विज़िट चलना शुरू हो जाएगा। इसको आपने वेलकम विज़िट को इसको आपने नेक्स्ट किया। अब देखें, वो पूछ रहा है कि आपने प्राइमरी जोन बनाना है, सेकेंडरी जोन बनाना है या आपने स्टब जोन बनाना है। प्राइमरी जोन बनाना कि अगर हम लोग प्राइमरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग प्राइमरी जोन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम लोग सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी जोन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी जिसके बाद डेटाबेस की डुप्लीकेट कॉपी। और अगर हम लोग मिसाल के तौर पे पूरी की पूरी नेम रेजोल्यूशन से नहीं करवाना चाह रहे, बल्कि कोई और डीएनएस सर्वर है क्यूरीज को उसकी तरफ रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबल ब्लू होस्ट या आप लोगों के जो नेसेसरी रिकॉर्ड जो है लाइक स्टार्टअप अथॉरिटी हो गए या एनएस रिकॉर्ड हो गए, सिर्फ उस तरह के रिकॉर्ड इसके ऊपर बन जाए, तो फिर उसके लिए हम लोग जो है स्टब जोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टब जोन जो है 2003 से ऑनवर्ड आना शुरू हुआ, पहले स्टब जोन के ऑप्शन इसमें नहीं हुआ करते। फिलहाल हमारे केस में हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी जोन के तौर पर। प्राइमरी जोन सिलेक्ट किया और हम लोगों ने नेक्स्ट किया। अब अच्छा, बैक करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि स्टोर द जोन इन द एक्टिव डायरेक्टरी अवेलेबल ओनली इफ द डीएनएस सर्वर इज अ राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। अगर ये मशीन आप लोगों के डोमेन कंट्रोलर भी है फिर लाजमी इस चेक बॉक्स को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। अगर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी होती ही ना इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल तो इस चेक बॉक्स ने डिसेबल दिखाना था। अब मेरे पास ऑप्शनल है, करना चाहूँ तब भी ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि एडीएल मशीन पे लाजमी आप लोग करो। इसको मैंने नेक्स्ट किया तो देन वो पूछ रहा है कि अब एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसकी रेप्लिकेशन कैसे होगी। एक्टिव डायरेक्टरी जोन रेप्लिकेशन, यू कैन सिलेक्ट हाउ यू वांट टू डीएनएस डेटा रेप्लिकेटेड थ्रू योर नेटवर्क। पहले ऑप्शन के अंदर कह रहा है टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन द फॉरेस्ट mcitp.com, यानी mcitp.com डोमेन के अंदर जितने डीएनएस सर्वर होंगे, जितने डीएनएस सर्वर होंगे उनसे रेप्लिकेट करेगा। दूसरी ऑप्शन दे रहा है टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन। पहली और दूसरी ऑप्शन के अंदर जो है वो सिर्फ डोमेन कंट्रोलर्स की बात कर रहा है कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट के तमाम डोमेन कंट्रोलर्स के साथ रेप्लिकेट करे। सेकंड ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि पूरे फॉरेस्ट नहीं बल्कि पूरी डोमेन के अंदर, फॉरेस्ट बड़ी चीज होती है, डोमेन छोटी चीज है, कि डोमेन के अंदर जितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं उनसे रेप्लिकेट करे। तीसरी ऑप्शन है टू ऑल डोमेन कंट्रोलर इन दी डोमेन फॉर विंडोज 2000 कंपैटिबिलिटी। तो मैं डिफॉल्ट ऑप्शन इसके जो दरमियान वाले इसके मैं वही रहने देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ भी जो है ना 2000 में और 2008 में जो है ना थोड़ी सी चेंज है। वहाँ पे डोमेन कंट्रोलर के अलावा जो ना डीएनएस की भी ऑप्शन आया करती थी, या
2000 के अंदर जो है ये एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन वाला यहाँ पे उन्होंने चेकबॉक्स दे दी ना, वहाँ पे रेडियो बटन हुआ करता था कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन में आना है, स्टैंडर्ड प्राइम में आना है, स्टैंडर्ड स्कैंडिनेव में आना है, उसमें स्टब के ऑप्शन भी हुआ करते थे। और ये जो है यानी ऑप्शन के बटन के तौर पर एक्टिव डायरेक्टरी हुआ करती है। ये थोड़ा सा चेंज है 2008 के अंदर और 2000 के अंदर, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट किया। इसका मतलब ये है कि मेरी इस डोमेन के अंदर जो एमसीआईटी में डोमेन है उसके अंदर जितने डोमेन कंट्रोलर, जितने एक्टिव डायरेक्टरी की मशीनें होगी उन सब के साथ रेप्लिकेट करेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो कह रहा कि जोन का नाम आप लोगों ने क्या रखना। मैंने कहा जोन का नाम है मेरे mcitb.com। नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद जो है वो पूछ रहा है कि सिक्योर अपडेट्स आप लोगों ने अलाउ करनी है या नॉन सिक्योर अपडेट आप लोगों ने अलाउ करनी है। सिक्योर अपडेट्स जो है ना, सिक्योर डायनामिक अपडेट्स, इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट भी डोमेन ज्वाइन करवाएगा उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इसके अंदर एंटर हो जाए, इसको बोलते हैं डायनामिक अपडेट। दूसरी जरूरत होती है कि आप लोग मैनुअल अपडेट जो है ना आप लोग करो, कि डायनामिक अपडेट नहीं, मैनुअल, के जो भी कंप्यूटर को आप लोगों ने डोमेन ज्वाइन करो उसका आप लोग मैनुअल खुद से जाके आप लोग जो है ना रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर करोगे। अभी मैं आपको कुछ लाइव इन्वायरमेंट दिखाता हूँ जहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट किए होंगे, उसका रिकॉर्ड किए क्रिएट किए होंगे। अलाउ ओनली सिक्योर डायनामिक अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि आप लोग जो सिक्योर डायनामिक अपडेट जो है आप लोग उसको अलाउ करो। अलाउ बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर अपडेट, आप लोगों ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि आप लोगों के लिए सिक्योरिटी रिस्क आप लोगों के अनऑथोराइज यूजर्स की जो है ना मालवेयर की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के इसके अंदर आ जाएंगी, या स्पूफिंग वगैरह के नतीजे के अंदर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन इसमें आगे आप लोगों के स्टोर होना शुरू हो जाएगी। मैंने इसको फिलहाल अलाउ डायनामिक अपडेट किए, नेक्स्ट किए और फिनिश किए। अभी जस्ट मैंने इसके अंदर ये काम किया कि फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर आके स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन जो मैंने, अच्छा इसने जब मैंने ये जोन को फिगर किया तो इसके अंदर इसने 3 रिकॉर्ड इसने खुद से बनाए। इसने एक स्टार्टअप अथॉरिटी रिकॉर्ड बनाया, एक इसने एनएस रिकॉर्ड बनाया और एक इसने होस्ट ए का रिकॉर्ड बनाया। 3 रिकॉर्ड जो है इसने खुद से बनाए, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके अंदर रिवर्स लुकअप जोन जो है वो कन्फिगर करना चाह रहा हूँ। रिवर्स लुकअप जोन कन्फिगर करने के लिए मैंने रिवर्स लुकअप जोन पर राइट क्लिक किया, न्यू जोन पे क्लिक किया। न्यू जोन पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने नेक्स्ट किया। अगेन इसको भी मैंने प्राइमरी जोन वाले ऑप्शन सेलेक्ट किए, नेक्स्ट किया। वही टू ऑल डीएनएस सर्वर, अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर, के वो डीएनएस सर्वर जो कि डोमेन कंट्रोलर के ऊपर रन कर रहे हैं वही सेम ऑप्शन IPv4 के लिए हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी नेट आईडी दूंगा। मेरा आईपी एड्रेस जो है वो इस वक्त क्लास एक आईपी एड्रेस है, तो मेरी नेट आईडी जो है इस वक्त वो बन रही है 10.0.0। पहले में तो 10 नहीं आएगा ना, उसके बाद 00 आएगा हमारा। नेट आईडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क के पोर्शन को एज इट इज लिख दें और बाकी होस्ट के पोर्शन को आप लोग 0 कर दें। यहाँ पे नेट आईडी दूंगा, नेक्स्ट किया। अलाउ ओनली सिक्योर डायनामिक अपडेट, सेम वही ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। अच्छा अब ये जब मेरे पास ये रिवर्स लुकअप जोन बन गया ही है, अब इस जोन पर राइट क्लिक करूंगा मैं और न्यू पॉइंटर PTR पे क्लिक करूंगा। इस पर राइट क्लिक करके न्यू पॉइंटर पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे अपना होस्ट नेम यहाँ पे मैं बता दूंगा ब्राउज करके DC02 mcitb.com, इसके अंदर DC02 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ जो ही मैंने DC02 सेलेक्ट किया उसने IP का खुद ही गेट कर लिया, ठीक है। ओके किया। इस स्टेप में दोबारा रिपीट करेंगे, क्या चाहिए इसमें राइट क्लिक करना। ये मैं डिलीट करके दोबारा आपको सारा बता दूंगा। सिर्फ मैंने इसके अंदर PTR एक ऐड किया। रिवर्स लुकअप जोन पे आपने राइट क्लिक किया, न्यू जोन पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया इसमें। हाँ जी, लेकिन इसके ऊपर जो DNS जो कन्फिगर हो रहा है वो प्राइमरी DNS कन्फिगर हो रहा है, इसमें सेकेंडरी DNS नहीं बना रहा इसमें। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ऑल DNS है रनिंग, इस पर क्लिक किया। IPv4 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। यहाँ पे मैं अपनी नेट आईडी दूंगा 10.0.0, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। अब जो मेरे पास रिवर्स लुकअप जोन का जो वो बना जोन फाइल बनी है, उस जोन फाइल पर राइट क्लिक किया मैंने और न्यू PTR पे क्लिक किया। PTR पे क्लिक करने के बाद एक सूरत तो ये कि मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे जो इस मशीन का IP एड्रेस और इस मशीन का नाम टाइप कर दूँ। दूसरी सूरत ये है कि मैं डायरेक्ट टाइप करने की बजाय मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि ये खुद ही जो है ना उसका FQDN गेट करे। ये ब्राउज पे क्लिक किया, DC02 पे क्लिक किया, फॉरवर्ड लुकअप जोन जो जोन हम लोगों में आता है mcitb.com, उसमें इसका ए रिकॉर्ड पड़ा होगा, होस्ट ए रिकॉर्ड DC02 को सिलेक्ट किया तो उसने खुद ही इसका IP भी गेट कर लिया होगा 10.0.0.11, ठीक है। अच्छा इतना काम करने के बाद जो है अब मैं क्या करूँगा, अपने DNS सर्वर के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा,
ऑल टास्क के अंदर आऊँगा और इसको मैं एक बार इसकी सर्विस को रीस्टार्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, ये आपका डीएनएस जो है कन्फिगर हो गया। अब मैंने चेक करना है कि मेरा डीएनएस सही काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा। इसकी दो सूरतें हैं इसको चेक करने की। एक सूरत तो ये है कि आप लोग अपने डीएनएस के ऊपर राइट क्लिक करें और आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाए। डीएनएस पर राइट क्लिक करके DC02 पर राइट क्लिक किया और आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गए। यहाँ पे एक टैब आ रहा होगा आपके पास मॉनिटरिंग का, और मॉनिटरिंग के टैब पे आओगे, ए सिंपल क्यूरी अगेंस्ट दिस डीएनएस सर्वर, इस ऑप्शन को, इस चेक बॉक्स को आप लोगों ने सेलेक्ट किया और आप करोगे टेस्ट नाउ। टेस्ट नाउ करने के सिलसिले में अगर ये पास हो गई है तो आप लोगों की जो है ना, इसका मतलब है कि आप लोगों का डीएनएस आप लोगों का सही काम कर रहा है। ठीक है, दो तरह की आप लोगों के पास क्यूरीज हैं यहाँ पे। अभी हम लोग आगे चल के उसको देख रहे हैं कि रिकर्सिव क्यूरी क्या होती है और आइटरेटिव क्यूरी क्या होती है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ लगी? एक तरीका तो ये था डीएनएस को टेस्ट करने का, रिकर्सिव को उसने फेल कर दिया जिसकी वजह से उसने एरर देना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई फॉरवर्डिंग वगैरह कन्फिगर नहीं की, भी फॉरवर्डर मैंने इसके ऊपर कोई नहीं लगाया हुआ, या फॉरवर्डर जो हम लोगों का प्राइमरी डीएनएस सर्वर था वो उसको मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है इसने एरर दिया है। रिकर्सिव देखें, रिकर्सिव इसने फेल कर दी। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा या जिन लोगों को समझ नहीं लगी, मैं जो है ना उनके सामने जो है फटाफट इसको जो दोबारा से आप लोगों को कन्फिगर करके दिखा देता हूँ कि जब भी आप लोगों ने डीएनएस सर्वर लगाना है तो डीएनएस का सिंपल आप लोगों ने जो है ना जोन फाइल बनानी होती है। एक फॉरवर्ड लुकअप जोन होता है, एक रिवर्स लुकअप जोन होता है। फॉरवर्ड लुकअप जोन के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करोगे, न्यू जोन पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, प्राइमरी जोन सेलेक्ट किया। डिफॉल्ट ऑप्शन इसके कि तमाम डोमेन कंट्रोलर के जिनके ऊपर डीएनएस इंस्टॉल हो सबसे एप्लीकेट करें। जोन का नाम आप लोग बताओगे, जो आप लोगों ने जिस नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है, जिस नाम से आपने अपनी डोमेन बनाई हुई है वही लोग बताओगे। मल्टीपल आप लोग जोन भी बना सकते हो उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HEC.pk के नाम से या HEC.com.pk के नाम से या HEC.gov.pk, मल्टीपल जोन भी बना सकते हो उसके अंदर। जोन एक डेटाबेस होती है जो पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। ठीक है, उसको मैंने MCIT पे एक फॉरवर्ड लुकअप जोन में, इसके ऊपर मैंने रिवर्स लुकअप जोन पर राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, प्राइमरी जोन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, IP4 सेलेक्ट किया, 4 सेलेक्ट किया। यहाँ पे इसकी मैंने नेट ID दी 10.0.0, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अलाउ सिक्योर डायनेमिक अपडेट और फिनिश पे क्लिक किया। उसके बाद रिवर्स लुकअप जोन वाले ऑप्शन राइट क्लिक किया, न्यू पॉइंटर पे क्लिक किया। पॉइंटर एड्रेस डायरेक्ट मैं इसका IP एड्रेस देकर डायरेक्ट होस्ट नेम भी लिख सकता था, या दूसरी सूरत ये थी कि मैं यहाँ पे IP उसे कहूँ कि खुद ही गेट करूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ जो है ना _MSDCS के नाम से आप लोगों का जो है ना कंटेनर बन गया हुआ इसके अंदर। ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये उसने इस वजह से बनाया क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शंस में सेलेक्ट की थी ना एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन की, तो ये वो खुद ही बनाता है। इसके अंदर वो बताता है कि आप लोगों का ग्लोबल कैटलॉग कौन सा है, आप लोगों का जो है DC कौन कौन सा है, आप लोगों का PDC कौन सा है, आप लोगों के डोमेन का नाम क्या है। लाइक यहाँ पे अगर मैं GC पे क्लिक करूँ तो GC के अंदर फिर ये जो LDAP वगैरह के इसने, ये देखा अंडरस्कोर LDAP के नाम से इसने सर्विस रिकॉर्ड एंटर किए होंगे। ठीक है, साइट के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी की हम लोगों की साइट बनी है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट, उसका रिकॉर्ड जो है TCP LDAP की सर्विस, यानी कि ये खुद से इसने बनाया है कंटेनर। और ये कंटेनर कब बनता है, _MSDCS के नाम से डॉट, उसके बाद आप लोगों के डोमेन का नाम, जब आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन वाले ऑप्शन सेलेक्ट ना करता तो फिर ये जो चीज़ यहाँ पे आनी नहीं थी। अच्छा, इसको टेस्ट करने का आप लोगों को दो तरीके बताए कि आप DNS पे राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओगे, प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ से आप मॉनिटरिंग पे क्लिक करोगे, मॉनिटरिंग पे क्लिक करने के बाद सिंपल क्यूरी और आप टेस्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, वो पास हो गई, इसका मतलब आप लोगों का DNS सही काम कर रहा है। दूसरा, कमांड लाइन इंटरफेस पे आप लोगों ने DNS को काम करवाना है, इससे चेक करना है इसको, तो उसके लिए आप कमांड देते हैं NS lookup। अननोन अभी सर्वर क्या है। अभी अगर ये आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप अपने लैन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमारा लैन ही डिसेबल हुआ हुआ, वो जो ग्रुप पॉलिसी पिछली मरता हम लोगों ने लगाई थी, इधर की ग्रुप पॉलिसी।
इस पॉलिसी को मैं डिसेबल कर देता हूँ। मैं इन्फोर्स हम लोगों ने किया था, इन्फोर्स मैंने इसका खत्म कर दिया होगा। मुझे डिमांड देनी पड़ेगी GP अपडेट स्लैश फोर्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉलिसी लगाई थी ना, उसके अंदर हम लोगों ने ब्लॉक किया था कि कंट्रोल मेन्यू में कोई ना जा सके, और ये इसने भी काम किया था। यानी मैं उसके अंदर मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि आप लोगों ने सिंपल क्या करना, आप लोग अपने लैंड की प्रॉपर्टीज़ में आ जाओगे, लोकल एरिया कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में आ जाओगे, और जो आप लोगों का मशीन का IP एड्रेस होगा ना, अगर इसका IPv6 को आप लोगों ने डिसेबल करना, जो आपकी मशीन का IP एड्रेस होगा, मिसाल के तौर पर अगर हमारे स्नैप में 10.0.0.11 इसका IP एड्रेस था, तो वही आपने यहाँ पर DNS सर्वर के तौर पर आप लोगों ने देना। और फिर उसके बाद जो आप लोगों ने कमांड रन करनी है उसके ऊपर ipconfig//DNS, उस पर कमांड आपने ये चलानी है, ipconfig//DNS। देन उसके बाद आप NS लुकअप करोगे, ये रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ इसके अंदर जाके एक IPv6 सेलेक्ट हुआ और उसको आपने डिसेबल करना। हमारे पास एक और मशीन भी है जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं हुई हुई, ये मेल01 के नाम से, तो मैं ऐसे आके इसको ऑफ कर देता हूँ और उसको चला लेता हूँ। उसके ऊपर हम लोग DNS कन्फिगर करते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि ये सारी इतनी देर में स्टार्ट होती है। मैं आपको इसमें मजीद कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग DNS की। DNS सबसे पहले डिसाइड किया कि प्राइमरी DNS सर्वर बनाना है या सेकेंडरी DNS बनाना है, या कैशे ओनली बनाना है या फॉरवर्डर बनाना है। फिर उसके अंदर हम लोगों ने जोन फाइल बताई कि हम लोगों ने प्राइमरी जोन बनाना है, सेकेंडरी बनाना है, स्टब बनाना है, फॉरवर्ड लुकअप बनाना है या रिवर्स लुकअप बनाना है। फिर उसके अंदर हम लोगों ने रिसोर्स रिकॉर्ड उसके अंदर हम लोगों ने एंटर किया। फिर रिसोर्स रिकॉर्ड मैनेज करने के दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल खुद से आप लोग एंटर करोगे, डायनामिक अपडेट का मतलब ये होता है जो क्लाइंट डोमेन ज्वाइन करे ऑटोमेटिकली उसका IP एड्रेस जो है वो डोमेन में एंटर हो जाए। और सिक्योर डायनामिक अपडेट इस वजह से हम लोग करते हैं ताकि हम लोग जो है ना प्रिवेंट कर सकें स्पूफिंग वगैरह को, ठीक है। अच्छा, जोन एप्लीकेशन। जोन एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि एक जोन जो है वो दूसरे जोन को बता दें कि मेरे पास कितने नए क्लाइंट कंप्यूटर के, कितने सर्वर्स के, कितने रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास आई है। प्राइमरी जोन जो है इसके पास राइटेबल कॉपी होती है, जो सेकेंडरी जोन होता है उसके पास सिर्फ रीड ओनली कॉपी होती है। अच्छा, फिर ये होता है कि जोन ट्रांसफ़र भी हम लोग अलाउ कर सकते हैं। जोन ट्रांसफ़र अलाउ करने के लिए आप लोगों को जो परमिशन रिक्वायर होती है। अच्छा, जोन ट्रांसफ़र क्यों करना पड़ता है? जब भी दो कंपनियों का आपस में मर्जर होता है, ये दो कंपनियों के दरमियान में आप लोगों ने ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है, तो ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाने के लिए आप लोगों को उनके जो है ना पहले अलाउ जोन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कि एक कंपनी अपना जोन जो है वो दूसरी कंपनी के लिए जो है ना ट्रांसफ़र को अलाउ कर दे। अब मिसाल के तौर पे सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि दो डोमेन्स बनी हुई है, एक HEC.com के नाम से बनी हुई है और एक pun.com के नाम से बनी हुई है। अब हम ये चाह रहे हैं कि HEC वाले जो है पन के सारे नेम जो है वो रिजॉल्व कर लें। मैं HEC की डोमेन पे बैठ के मैं NS लुकअप करता हूँ तो मैं पन के किसी DC को मैं जो है ना एक्सेस कर सकूँ बाई नेम, या पन के किसी सर्वर को मैं एक्सेस कर सकूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, पन वाले DC के ऊपर जाके मैं अलाउ जोन ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, अलाउ जोन ट्रांसफ़र के अंदर दो ऑप्शन होती है कि ओपनली हर किसी के लिए कर देना या स्पेसिफिक IP एड्रेस स्पेसिफिक सर्वर के लिए। तो हम वहाँ पे सिक्योरली करते हैं स्पेसिफिक सर्वर के लिए, हम लोगों ने अलाउ कर दिया। और फिर अपने पास आके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया जोन कन्फिगर करेंगे और उस जोन को हम लोग जब उसके टाइप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे सेकेंडरी जोन सेलेक्ट करेंगे। जब बिल्कुल पहली मरतबा हम लोग बना रहे होते हैं तो प्राइमरी जोन बना रहे होते हैं। प्राइमरी तो मेरे पास अपना HEC.com के नाम से या HEC.gov.pk के नाम से ऑलरेडी जोन बना होगा। अब मैं पन के जोन की एंट्रियां भी अपने पास लेके आना चाह रहा हूँ ताकि मेरे क्लाइंट कंप्यूटर पन के सर्वर्स को भी रिजॉल्व कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि पहले पन वाले DNS के ऊपर जाके अलाउ जोन ट्रांसफर करूंगा और अपने सर्वर का IP HEC के सर्वर का IP एड्रेस दूंगा। फिर HEC के सर्वर के ऊपर आके HEC के सर्वर के ऊपर आके एक नया जोन बनाऊंगा और उसके अंदर उसकी टाइप में सिलेक्ट करूंगा सेकेंडरी जोन। और फिर वो पूछेगा कि सेकेंडरी जोन कहाँ से लोड करना, फिर मैं IP एड्रेस बताऊंगा पन के DNS सर्वर का। ठीक है, ये खैर मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो बाद का जो है हम लोगों को जोन ट्रांसफर जो है वो भी अलाउ करना पड़ता है। ठीक है,
मैं स्लाइड ज़्यादा है तो मैं ये चाह रहा था कि बस जो काम की चीज़ें मैं आप लोगों को पहले वो बता दूँ, उनसे गो थ्रू करा दूँ। रूट हिंट जो है, रूट हिंट जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो आप लोगों का इंटरनेट के जो आप लोगों के जहाँ पे आगे इकट्ठा हो रहा है आप लोगों का, वो क्या कहलाता है आप लोगों का रूट हिंट। ठीक है, आप लोग अपने डीएनएस के अंदर की अगर आप लोगों का डीएनएस कुछ रिजॉल्व नहीं कर रहा तो आप इसके अंदर या तो फॉरवर्डर भी आज कर सकते हो, या आप इसके अंदर जो है ना रूट हिंट जो है वो भी अलाउ कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो क्या करो, ऊपर रूट हिंट से जो है ना उसको सर्च करके ले आओ। यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है कि क्लाइंट कंप्यूटर है, इसका अपना ये लोकल डीएनएस सर्वर है और ये यहाँ पे कुछ फॉरवर्डिंग लगी हुई है कि अगर अपने पास कोई रिकॉर्ड ना मिल रहा हो तो इसकी तरफ फॉरवर्ड कर दें। मजीद इसने रूट हिंट को भी इनेबल किया, जो इंटरनेट के जो जहाँ पे सेंट्रलाइज होता है इंटरनेट उस रूट हिंट के पास जाएगा। ठीक है, और वहाँ से फिर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर इन्फॉर्मेशन है वो गेट करके जो है ले आएगा। अच्छा, डीएनएस की जो है ना क्यूरी जो है वो दो तरह की क्यूरीज होती हैं। ए क्यूरी इज ए रिक्वेस्ट फॉर द नेम रेजोल्यूशन एंड इज डायरेक्टेड टू ए डीएनएस सर्वर। क्यूरी आर रिकर्सिव और आइटरेटिव, दो तरह की क्यूरीज आप लोगों की हो सकती है। रिकर्सिव क्यूरी होती है या आप लोगों की आइटरेटिव क्यूरी होती है। डीएनएस क्लाइंट एंड डीएनएस सर्वर इनिशिएट क्यूरी, के डीएनएस क्लाइंट भी क्यूरी को इनिशिएट करते हैं और डीएनएस सर्वर भी क्यूरी को इनिशिएट करते हैं। क्यूरी का मतलब होता है सिंपल सवाल करना, किसी से किसी बारे में पूछना। जो क्लाइंट कंप्यूटर जो सर्वर के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं ना, पूछते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी करना। अच्छा, एन अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर फॉर ए नेम स्पेस विल बी आइदर रिटर्न द रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस। मैंने google.com का पूछा या मैंने कहा कि dc02.mcitp.com, मैंने ये पूछा तो उसने मुझे उसका आईपी एड्रेस बता दिया। मैंने एड्रेस लुकअप किया, उसने मुझे उसका आईपी एड्रेस बता दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरी नेम रेजोल्यूशन हो रही है मेरी बिल्कुल ठीक हो रही है, और ये मेरी जो क्यूरी है वो मेरी क्यूरी की कौन सी टाइप है, वो मेरी क्यूरी आइटरेटिव है या रिकर्सिव है। जी सर, आपने पढ़ा होगा ये। अगर मैं डीएनएस से क्वेश्चन करता हूँ, डीएनएस मुझे हाँ या ना में जवाब दे देता है या आईपी एड्रेस बता देता है, तो ये डीएनएस की कौन सी क्यूरी होगी, आइटरेटिव क्यूरी होगी या रिकर्सिव। हाँ जी, जी सर, कौन सी आइटरेटिव। तो ये रिकर्सिव क्या होता है, आपने पढ़ा हो सर डीएनएस पहले तो थोड़ा। रिकर्सिव में रिकरियन में क्या होता है, रिकर्सिव होगी आइटरेटिव होगी। रिकर्सिव क्यूरी, अब इसकी डेफिनेशन में सुन लें, क्यूरी के बारे में बता रहा, डिटेल से बता रहा। रिकर्सिव क्यूरी, a recursive query is sent to a DNS server and requires a complete answer। मिसाल के तौर पर डीएनएस के क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी mail1.contoso.com, डीएनएस सर्वर से क्यूरी की, डीएनएस ने उसका आईपी एड्रेस उसको बता दिया 172.16.64.11। तो ये क्यूरी कौन सी है, रिकर्सिव क्यूरी, जो उसने उसको रिस्पांस दे दिया, हाँ या ना में बता दिया, या उसको आईपी एड्रेस दे दिया, रिटर्न कर दिया, आगे उसने फॉरवर्ड नहीं किया। और आइटरेटिव क्यूरी क्या होती है, अपने पास उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसने अपने से अपस्ट्रीम की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये क्लाइंट कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की mail.contoso.com। ठीक है, ये क्लाइंट ने तो रिकर्सिव क्यूरी को की। अब इस डीएनएस सर्वर के ऊपर जो है वो अलाउ रूट हिट जो है वो इसके ऊपर इनेबल हुआ हुआ था। इसने क्या किया, इसने इमीडिएटली उसको रूट हिट की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया या अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ उसने रीडायरेक्ट कर दिया। उन्हें खुद से डीएनएस सर्वर ने काम नहीं किया, डीएनएस ने किसी और को क्यूरी किया। अब क्लाइंट के लिए तो रिकर्सिव क्यूरी है क्योंकि इसको रिस्पांस मिल रहा है इसके डीएनएस की तरफ से, लेकिन ये डीएनएस अपने पास से नहीं बता रहा है, ये किसी और से पूछ के बता रहा है। तो किसी और से जो पूछ के बताता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आइटरेटिव क्यूरी। इसको क्या कहते हैं, आइटरेटिव क्यूरी। वो कौन से पूछ के बताया, या कॉन्टोसो से पूछ के बताया, या रूट से पूछ के बताया, तो ये आइटरेटिव क्यूरी है। और जो ये खुद रिस्पॉन्स कर रहा है तो ये क्या करे, रिकर्सिव क्यूरी का रिस्पॉन्स कर रहा है। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या, कि आप लोग जो है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को किसी एक मखसूस साइट पे आप लोग जो है वो रिडायरेक्ट आप करवाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास जो है ना कोई पन की क्यूरी है तो इस डीएनएस की तरफ रिडायरेक्ट कर दें। इसके अलावा बाकी इंटरनेट की जितनी क्यूरी आएंगे वो रूट हिट की तरफ या फॉरवर्डर डीएनएस की तरफ फॉरवर्ड, यानी बाकी सारे तो जो है इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड कर देनी है, या रूट हिट की तरफ फॉरवर्ड कर देनी है, या इंटरनेट के किसी गूगल के डीएनएस की तरफ फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्यूरी जो अगर है पन के लिए, जो क्यूरी है पन के किसी सर्वर के, उसको किसी एक साइट पर फॉरवर्ड कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल फॉरवर्डिंग। लेकिन यहाँ पे फिलहाल पहले वो सिर्फ फॉरवर्डर के बारे में बता रहा है। फॉरवर्डर इज ए डीएनएस सर्वर डेजिग्नेटेड टू रिजॉल्व एक्सटर्नल और ऑफसाइट डीएनएस सर्वर नेम स्पेस। इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर हमारा डीएनएस सर्वर जो है सारे नाम रिजॉल्व नहीं कर रहा, या मेरे पास पूरी डेटाबेस नहीं है, मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस सर्वर का एड्रेस जो है वो उसके अंदर डाल दूंगा। वो कैसे डालते हैं इसके अंदर,
हम लोग अपने डीएनएस सर्वर के ऊपर, जहाँ पे हमारा डीएनएस सर्वर है उस जोन के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ इसमें। अब जो आप लोगों का डीएनएस सर्वर है DC02 मेरा डीएनएस सर्वर के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ से मैं फॉरवर्डर्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसको मैंने एडिट किया, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ उसको। और अमूमी तौर पर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यहाँ पे हम लोग जो है वो गूगल का जो सर्वर पे एज ए हम लोग फॉरवर्डर हम लोग यहाँ पे ऐड करवाते हैं। उसका IP एड्रेस 10.8.8.8.8, ठीक है। या हम लोगों की जो ISP जिससे हम लोगों ने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, PTCL है या NTC है या वॉल है या ब्रेन नेट है, हम लोग यहाँ पर उनके IP बुलाते हैं। अभी तो चूंकि इसमें नेट नहीं चल रहा, इस वजह से ये मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे एरर देगा, लेकिन अभी आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी ये आपको दिखा देता हूँ। तो क्या कहते हैं कि हमारे डीएनएस के पास कोई क्वेरी आई, वो अपने से ऊपर वाले किसी ISP के डीएनएस की तरफ फॉरवर्ड कर दे या रूट हिंट की तरफ फॉरवर्ड कर दे। अगर रूट हिंट की तरफ फॉरवर्ड करवाना तो यहाँ पे एक है यूज रूट हिंट इफ नो फॉरवर्डर आर अवेलेबल। अगर गूगल का सर्वर भी नहीं मिल रहा, ISP का सर्वर भी नहीं मिल रहा, तो फिर अब क्यूरी करनी, फिर कहाँ से ला के दो, फिर रूट हिंट को क्यूरी करो, ठीक है। रूट हिंट की तरफ भेजना है, नहीं भेजना। अब ये खुद से जवाब नहीं दे रहा बल्कि पूछ के बता रहा, दूसरों की तरफ रिडायरेक्ट कर रहा है, ये कौन सी क्यूरी होगी? आइटरेटिव क्यूरी होगी। फॉरवर्डर जी, क्लाइंट लोकल डीएनएस में करता है वो करते हैं। हाँ जी, लोकल डीएनएस आपने फॉरवर्डर्स के ऊपर वो भी वो आइटरेटिव, सॉरी, वो क्लाइंट के लिए आइटरेटिव हो गई, लेकिन सर्वर के लिए जो है ना, जो सर्वर है उसके लिए रिकर्सिव हो गई, अगर उसने फॉरवर्डर उसने सेट किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जोन आप लोगों ने ट्रांसफर करना। जोन ट्रांसफर आप लोग कहाँ पे क्लिक करोगे? आप लोग अपने जोन के ऊपर राइट क्लिक करोगे और उसके प्रॉपर्टीज पे आओगे। जोन पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे और जोन ट्रांसफर पे क्लिक किया। अलाउ जोन ट्रांसफर, किसके लिए जोन ट्रांसफर अलाउ करना? ओनली टू दिस सर्वर, जिसके साथ आप लोग अपना ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो। सर आपको एग्जांपल दी कि HEC के अंदर प्रिंसिस में बैठ के मैं चाह रहा हूँ पन के सारे नेम रेजोल्यूशन का, पन के जितने सर्वर उनको एक्सेस करूँ बाई नेम। तो मैं क्या करूँ, पन का जो है वो जोन यहाँ पे मैं ऐड करवा दूँ, ठीक है। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ ये काम, ठीक है। अच्छा, अलाउ जोन ट्रांसफर करना हर किसी को नहीं करना, ठीक है, नॉन सिक्योर हो जाएगा, आप लोगों ने स्पेसिफिक सर्वर करना, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये जोन ट्रांसफर इस तरीके से अलाउ करेंगे। फिलहाल मैंने इसको अलाउ जोन ट्रांसफर कर दिया और फॉर द टाइमिंग मैं इसको आप नहीं करके दिखा रहा हूँ, आपको अभी एक सेकंड भी यहीं पर लोकल कन्फिगर करके दिखा रहा हूँ, फिर आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको कन्फिगर करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा दूसरा सर्वर जो है जिसको हम लोग DNS के तौर पर कन्फिगर करना चाह रहे थे, वो मेल01 के नाम से। मेल01 को मैंने ऑन किया और इसके ऊपर जो जस्ट मैं DNS का रोल इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा। क्या सर आपने मुझे बताना कि कहाँ से इसके ऊपर मैं DNS का रोल ऐड करूँगा? क्या सर साहब आपसे कह रहा हूँ, DNS का रोल इस पर मैंने इंस्टॉल करना कहाँ से करूँगा मैं? सॉरी, R2 R2 है या 2008 है, दोनों के अंदर तरीका तो एक ही है। सर मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बात बता दो कि कहाँ से जाके मैं वो करूँगा। मैनेजर में सर्वर मैनेजर के अंदर जाके करेंगे यार, क्या हो गया होगा?